हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन की। ये जो सीरीज़ है वो श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स की है, यानी वो न्यूमेरिकल्स जिनका एग्जामिनेशन में जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स का, फाइनल चैप्टर है। इससे पहले मैं सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं कुछ बातें याद दिला देता हूँ बेटा आपको। मैं लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि मैंने आपके लिए वन शॉट वीडियो बना दी है, डिटेल्ड वन शॉट। ये डिटेल्ड वन शॉट, पीवाईक्यूज बना दिए, एमसीक्यू बना दिए, डेरिवेशंस बना दिए, 30 मिनट वन शॉट बना दिया है और सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसका नाम दिया ऑल वीडियो लाइब्रेरी। ये देखिए चैप्टर नेम लिखे हुए हैं और बाजू में ये प्ले बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। एग्जाम टाइम में अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना है, क्योंकि टाइम वेस्टिंग आपकी नहीं होने वाली है। उसके अलावा कुछ बच्चे चाहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर पीडीएफ मिल जाए जो सर जो बता रहे हैं, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। यहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन सर पर हैं और सारे क्वेश्चंस या बहुत तरीके के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, तो हम लोगों ने एक श्योर शॉर्ट सीरीज बना दी है जिसमें 30 क्वेश्चन के आसपास ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये फुली सॉल्व्ड है और ये देखिए फिजिक्स का है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का है, इसी तरह केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का है। ये लेके अगर आप लगा लेते हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका रिजल्ट काफी बेहतर होगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये 399 प्लस 10% ऑफ के साथ आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चों का रहता है कि पूरी बंडलिंग ले लें, 12th पीसीएम या 12th पीसीबी बेटा, तो उनके लिए हम लोगों ने क्या किया है, 699 में भी चीजों को प्रोवाइड किया है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल पड़े उनको। ये फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं, जैसा यहां लिखा है ये काफी है। कुछ और इसको लगा लेते हैं तो कुछ और लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसके स्टोर सेक्शन में जाकर बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, ले लीजिएगा। अगर बाई नाउ का ऑप्शन नहीं दिखता है तो शायद आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखेगा, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एसएमएस आ जाएगा व्हाट्सएप पर भी और नॉर्मल टेक्स्ट एसएमएस भी। वहां पे एक लिंक होगा, उसको वहां पे पेमेंट करेंगे तो ये कोर्स अनलॉक हो जाएगा। ये सेकंड वाली चीज शायद इसलिए करी जा रही है क्योंकि जो गूगल का कुछ पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं, इस वजह से ये बाई नाउ की जगह आई एम इंटरेस्टेड आपको दिख सकता है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो अलग से आपके लिए बनाऊंगा। चलिए बात को शुरू करते हैं, जिस वजह से ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये वीडियो आपके लिए सामने आ रहा है। विच ऑफ द फंक्शन जंक्शन डायोड्स शोन हेयर आर फॉरवर्ड बायस। ये सवाल बड़े पूछे जाते हैं कि भैया ये बताइए कि फॉरवर्ड बायसिंग किसमें है, बताइए। तो फॉरवर्ड बायसिंग जानने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी जो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमारा जो पी है, ये देखिए ऐसे बनाते हो सिंबल ना, ये तो पता होगा उम्मीद कर रहा हूं। ये पी वाला पार्ट होता है, ये एन होता है, ये पी टू एन करंट जाती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया था। ये पी एन जंक्शन है, तो ये पी वाला सिरा जो है वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और एन वाला सिरा पी की अपेक्षा विद रिस्पेक्ट टू पी वो लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, पी हायर एन लोअर। अब टेस्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए ये जो पी, ये पी वाला सिरा है, ये एन वाला सिरा है। तो पी वाला सिरा यहां पे लिखा हुआ है देखिए 0.5 वोल्ट और एन वाला सिरा माइनस और कम है, ये आंसर सही हो गया। पी वाला, ये देखिए पी वाला सिरा, ये एन वाला सिरा, पी वाला ज्यादा पोटेंशियल पे, एन उससे भी कम है, तो पीएन जो जंक्शन हुआ, पी हो गया हायर पोटेंशियल पे, एन हो गया लोअर पोटेंशियल पे। आप इसे पकड़ पाए होंगे। यहां देखिए, ये देखिए पी एन हुआ, पी है +5 पे, एन हो गया +10 पे, तो एन तो ज्यादा हो गया पी से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग नहीं रहा। इसी तरह यहां देखिए, ये देखिए पी एन लगा हुआ है, पी एन ऐसे लिख देता हूं, पी वाला है -10 पे और ये अर्थिंग पर है तो 0 पर है। अब भी पी जो है कम पर हो गया है, तो ये भी नहीं रहा। इसी तरीके से यहां बात की जाए, ये पी एन वही सिचुएशन है, पी है -5 पे और ये है 0 पोटेंशियल, तो ये भी नहीं रहा। तो मैंने आपको बात समझा दी है। जब भी पूछे कि फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग पहचानो, फॉरवर्ड बायसिंग में पी वाला सिरा हायर पोटेंशियल पे रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू एन जो भी एन सिरे से। जो फॉरवर्ड बायसिंग है वो पी इज एट हायर पोटेंशियल देन एन, इसलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अगली बात देखते हैं इसी का दूसरा रूप कि रिवर्स बायसिंग पहचानो। मेरे ख्याल से ये भी बड़े आप सुंदर तरीके से आराम से रिवर्स बायसिंग पहचान सकते हैं। रिवर्स बायसिंग में कॉन्सेप्ट क्या लग गया, रिवर्स बायसिंग के अंदर जो पी है वो लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए देन एन। बात पकड़ में आ रही होगी। पी का जो समझाया था, पी वाला कम पर एन वाला ज्यादा पर, तो हो जाएगी रिवर्स बायसिंग। पहला वाला देखते हैं, देखिए पी एन जंक्शन, यहाँ पे ये पी है ये एन है,
तो मैं ऐसे पीएन नहीं लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं आपके लिए, समझ जाना। ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए, मुझे इरेज कर देना चाहिए इसको। तो देखिए इरेजर आ गया होगा और फिर मैं यहाँ पर पेन टूल ले लेता हूं, इसे मैं P लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, इसे N ऐसे लिख देता हूं। ये P वाला सिरा N, P वाला -5 पर है और N वाला -12 पे है, तो N वाला तो और कम हो गया ना, तो P हाइयर है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया है। अगर आप चाहें लिखना है तो उसको लिख सकते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में नहीं है। ठीक, इस वाले कट्टम को मैं, आप समझ गए होंगे, रिवर्स बाइसिंग के लिए लगाया है। यहां पर बात करें, ये पीएन जंक्शन ये है, P वाला है 0 पोटेंशियल पर, V बराबर 0, N वाला है -10 पर, तो N वाला कम पर है, P वाला ज्यादा, तो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया साहब। बात पकड़ में आ रही होगी आपको। इसमें देखिए V 0 है, ये पीएन जंक्शन हो गया, P वाला 0 पर है, N वाला +5 पर है, ये उल्टा कार्यक्रम हो गया, ये है रिवर्स बाइसिंग। समझ गए ना, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, P वाला कम पर, N वाला ज्यादा पर। और यहां की बातचीत की जाए तो देखिए P इधर, N इधर बनाता हूं, P वाला +10 पे, N वाला +5 पे, तो P वाला हाइयर है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। मैंने चारों का बाइसिंग भी लिख दिया आपको समझाने के लिए, जैसे उम्दा तरीके से आप समझ पाए। तो यहां पर आंसर हो गया C, जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि P वाला लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए देन N। बात पकड़ में आ गई होगी। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ये जो सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, है बहुत सरल। तो देखिए, ए सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। भाई कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा जिसका कंसंट्रेशन आप जानते ही हैं, Ne बराबर NH बराबर Ni होता है। अब कह रहा, उसका कंसंट्रेशन भी दे रखा है पर मीटर क्यूब। ऑन डोपिंग, यानी जब इंप्योरिटी आपने मिक्स की तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़कर इतना हो गया है, जो वैल्यू दे रखी है। होल कंसंट्रेशन आपको बताओ। तो ऐसे सवालों में एक बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Ne इंटू NH इजकल टू Ni का स्क्वायर। Ne है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, और इंट्रिंसिक वाले का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये दे रखा था शुरुआत में Ni कितना था, Ni का मतलब हो जाता है, चाहे वो Ne लिख दो चाहे वो NH लिख दो। इस समय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne बराबर NH इज इक्वल टू Ni इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁸ पर मीटर क्यूब। बात पकड़ में आई होगी। और Ne आफ्टर, ये Ne पहले का है, ये Ne डैश लिख देता हूं, चलो बात समझ लेना। ये Ne क्या है, ये पहले इंट्रिंसिक वाले का Ne है, और ये Ne डैश नया वाला जब आपने डोपिंग कर दी है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये 9 इंटू 10⁻12 पर मीटर क्यूब हो गया। अब आप क्या करते हैं, यहां से एक देखिए मैंने एरो निकाला था, उसके ऊपर चढ़ गया ये, यहां से इस फॉर्मूले का जिक्र करें, इसको Ne डैश लिख देते हैं मैं यहां पर। तो ये NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Ne डैश का स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले से NH निकाला, Ni स्क्वायर अपॉन Ne, और Ne याला लेते हैं हम लोग नया जो कंसंट्रेशन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो Ni की वैल्यू रख दो 6 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, Ne डैश हो गया 9 इंटू 10⁻12, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 10⁻14 पर मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, ये सवाल आप कई कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर की जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा काम का है, इसको पकड़ के रखने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से बात को पकड़ पाए होंगे। एक कदम आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा, ये भी उसी तर्ज पर है, लेकिन इसकी भाषा डिफरेंट है, इसलिए मैंने लिया है। और एनसीईआरटी का विश्वास कीजिएगा, जो भी सवाल एक्सरसाइज में दिए गए एडिशनल करने नहीं है आपको सीबीएसई के लिए, जो दिए एडिशनल है ही नहीं नए बुक में, तो पीछे एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल अगर लगा लेंगे तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं आप। खैर, suppose a pure silicon crystal has this one atoms, ठीक है, it is doped by 1 ppm। 1 ppm का मतलब मैंने समझाया है, बोलते 1 पार्ट्स पर मिलियन। अभी मैं इलोबरेट भी करूंगा जैसे कंफ्यूजन ना रह जाए। कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, इसके अंदर पेंटावेलेंट आर्सेनिक मिला दिया। आपको मालूम है जब पेंटावेलेंट मिलाते हो इंप्योरिटी तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन दैट Ni बराबर दिस वन। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की जिक्र करने की बात ये कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हो गया नंबर ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल एटम्स कितने हैं, दिए हैं 5 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। अब जो पेंटावेलेंट आर्सेनिक आपने डाली है, डोपिंग की है, वो 1 ppm है। 1 ppm का मतलब है, मैंने लिख भी दिया, 1 पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन कितना होता है, यूट्यूब में देखते होंगे ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो वो होता है 10 लाख, 10 लाख हिंदी में बोले। 10 लाख का मतलब है 10⁻6। 1 लाख होता है 10⁻5,
और 10 लाख होता है 10 की पावर 6। तो आपको समझा इसलिए रहे हैं कि दिमाग में फिट हो जाए एग्जाम्पल देके, भूले ना आप। 1 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर किसी के दिखते हैं तो 10 लाख होता है उसका मतलब, 1 पार्ट पर 10 की पावर 6। ये हमने साइंटिफिक भाषा में लिख दिया। अब जब 10, इसका मतलब क्या है कि कहीं पर 10 की पावर 6 एटम्स हैं तो वहां पर ये इंप्योरिटी 1 है। इतने एटम्स के बीच में भाई साहब 1 है, ये इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन है, ऐसे बोलते हैं। तो इतने एटम्स में जब आप मिलाओगे तो इसके कितने एटम्स होंगे आर्सेनिक के, ये 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 की पावर 6 में 1 है, तो इतने में कितने हैं, तो डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6, तो ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर 22 Ni आ गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब फॉर्मूला होता है Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए NH निकालने के लिए, कंसंट्रेशन जो है Ni स्क्वायर अपॉन Ne। Ni स्क्वायर की वैल्यू रख दी यहां पर, ये दे रखी थी 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का होल स्क्वायर, और Ne की वैल्यू ये आपने निकाली थी 5 इंटू 10 की पावर 22। मेरे ख्याल से बात पूरी पकड़ पाए होंगे, और इसको डिवाइड किया, जो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। 4.5 इंटू 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। तो ये एग्जांपल जो एनसीईआरटी का है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो पीपीएम की भाषा थी, ये आप देख पा रहे हो ना, 1 पीपीएम की भाषा, ये जो पीपीएम की भाषा है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए। चलिए अगला सवाल पकड़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बहुत सरल, आ चुका है, बोर्ड का ही सवाल है। लिखा है द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स 2 डायोड्स ईच विद ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जिसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 30 ओम है, और जो रिवर्स है इनफाइनाइट है बैकवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 30 ओम और उसके रिवर्स बाइसिंग में है तो इनफाइनाइट। इफ द बैटरी इज 3 वोल्ट, 3 वोल्ट की देखिए बैटरी लगी हुई है, और 50 ओम का रेजिस्टेंस है बाकी इन एम्पियर, द करंट थ्रू द 50 ओम, 50 ओम से जाने, इससे जाने वाली हमको करंट निकालनी है, आई निकालनी है, कितनी जाएगी अभी निकालते हैं। अब देखिए ये जो D1 है ना, ये D1 में Pn तो ऐसे, ये देखिए P और ये N वाला सिरा प्लस से, P वाला सिरा माइनस से, तो ये रिवर्स बाइसिंग में हो गया। अगर ये रिवर्स बाइसिंग में है तो इसका रेजिस्टेंस कितना, इंफिनिटी, तो यहां से करंट जाइबे नहीं करेगी, नो करंट, आई बराबर 0। यहां बात पकड़ में आई, क्योंकि रेजिस्टेंस इंफिनिटी है। इसके हालचाल देखो, ये P है और ये N है, P वाला प्लस से जुड़ा हुआ है और N वाला यहां देखें तो माइनस से, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 30 ओम। बात समझ में आई होगी कि कौन सा रिवर्स में कौन सा फॉरवर्ड पहचानना जरूरी होता है। मैंने लिख भी दिया है कि D1 है रिवर्स बाइसिंग में, ये D1 था, रिवर्स बाइसिंग में क्यों है समझाया, और D2 है फॉरवर्ड बाइसिंग में, जो मैंने यहां समझाया। यही चीज जाननी आवश्यक है। अगर आप ये जान ही नहीं पाएंगे कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स बाइसिंग में है, तो इसका काम हो गया मतलब इस सवाल का। खैर आगे चलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस की बात की जाए। अब क्योंकि ये जो आर्म है D1 वाली, ये तो किसी काम की रही नहीं, तो केवल करंट यहां से जाएगी बेटा और ऐसे घूम के वापस आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस हुआ एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग का 30 ओम का, ये देखिए डायोड का रेजिस्टेंस 70 ये दिख रहा है, 50 ये दिख रहा है, ये देखिए जोड़ मारिए सबको, तो सबको जोड़ा तो 150 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब ओम्स लॉ टाइप का लगा देते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो 3 अपॉन 150, 3 हो गया ये V और 150 टोटल R था। करंट हो गई 0.02 एम्पियर और ये करंट इसके अंदर फ्लो होगी। इतनी इस तरह से सवाल हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। इसमें जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं कि वो ये समझ ही ना पाए कि डायोड रिवर्स बाइसिंग में है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में है, और घूम फिर के ये आपसे पूछा जाता रहेगा। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल, इस डायग्राम में ये भी आ चुका है। इस डायग्राम में बताइए कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम है कि रिवर्स बाइसिंग का डायग्राम है। तो आप जानते हैं कि ये P हो गया, ये बाबा N हो गया, P वाला जुड़ा है V बराबर अर्थिंग है तो V बराबर 0 से, N वाला जुड़ा है +5 पे, तो यहां पर N वाला सिरा P से ज्यादा पोटेंशियल पे है, मतलब ये भैया रिवर्स बाइसिंग में है। क्योंकि जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है वो P का हाइयर पोटेंशियल होना चाहिए, N का लोअर। यहां N का हाइयर है, P का लोअर है, इसलिए ये रिवर्स बाइसिंग है। बड़े आराम से आप सीख गए होंगे। अब अगला बहुत ही सरल सवाल, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। लिखा है इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज।
व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर इनपुट 50 है तो आउटपुट भी 50 है। तो यहां पर ये जो पहले वाला का जो हाफ वेव की कहानी थी ये बराबर हो गई 50 हर्ट्स के। ये पहले वाले का आंसर हो गया। अब बात करते हैं अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, डबल हो जाती है। उसी के तहत देखिए इनपुट थी 50 और 2 से आप मल्टीप्लाई कर दिए हैं 100। तो इन फुल वेव ये कहानी किसकी है? फुल वेव की। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डबल, हाफ वेव में जितनी थी उतनी ही मिलेगी, बात खत्म। और ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये किसी ना किसी रूप में हर 2-3 सालों में एमसीक्यू अभी आने लगे काफी, तो वहीं अटक जाएगा आपका। तो इसे पता होना बहुत आवश्यक है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। व्हेन ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस वोल्टेज टू दिस वोल्टेज, the change in the diode current is 10 milliampere. What is the dynamic resistance of the diode? अभी देख लेते हैं। डेल्टा आई की वैल्यू यहां दे रखी है 10 मिली एम्पियर, ये गिवन है ना यहां पर। दूसरी V1 दे रखा है 0.70, V2 दे रखा है 0.71। अब यहां पे जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है वो होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। डायनेमिक रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं कि इसके लिए रेजिस्टेंस ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, एक पार्ट ओम्स लॉ फॉलो कर सकता है, पूरा डायोड ओम्स लॉ को नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। अलग अलग जगह पर अलग अलग रेजिस्टेंस मिलते हैं, इसलिए अलग अलग करंट के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस मिलते हैं, इसलिए क्या होता है इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि बदल रहा है ना। अब यहां पर देखिए डेल्टा V की वैल्यू डाल दो, 0.V2 माइनस V1 0.71 माइनस 0.70, और डेल्टा आई था मिली एम्पियर में, तो एम्पियर में चेंज कर लिया आपने। 10 इंटू 10 की और -3 उसको कैलकुलेट किया तो 1 एम्पियर इसका रिजल्ट आ गया। तो बड़े आराम से इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी क्योंकि बोर्ड में आया है। तो बच्चों ये सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में का एग्जाम्पल ही है और बोर्ड में आ चुका है, इसको अच्छे से कर लेना बेहतर है। द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड। ये सिलिकॉन डायोड जो है ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब है वी और आई में बना हुआ है ग्राफ, और शोन इन द फिगर कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि डायोड के हर पॉइंट पर आपका रेजिस्टेंस बदल रहा होता है, इसीलिए इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां पर देखिए करंट की वैल्यू दे रखी है I और यहां दे रखी है वोल्टेज की V। अब पहला कह रहा है 15 मिली एम्पियर पर आप रेजिस्टेंस बताइए, तो 15 मिली एम्पियर, ये देखिए मिली एम्पियर में ये वैल्यू हो गई 15 मिली एम्पियर। इस पर हमको डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। तो हमें डेल्टा V के लिए 2 वैल्यू चाहिए, डेल्टा आई के लिए 2 वैल्यू चाहिए। अब यहां पर देखिए इसी आजू बाजू, ये पॉइंट के आजू बाजू वैल्यू ले लेते हैं। V1 कितना ले लिया, ये देखिए 0.7, और यहां पर ये 10 लिखा हुआ है। तो V1 पर आपको 10 मिली एम्पियर की करंट मिल गई। V2 ये फिगर दे रखी है, दिस इज V2, और इसके लिए करंट कितनी है 20 मिली एम्पियर, ये देखिए V2 की वैल्यू हो गई। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। V2 माइनस V1 यहां से लगा दीजिए 0.8 माइनस 0.7 वोल्ट, और I2 माइनस I1 क्योंकि मिली एम्पियर में है 20 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े आराम से। ऊपर 0.1 वोल्ट आ गया, नीचे 10 मिली एम्पियर आ गया, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लिया, सॉल्व किया, 10 ओम इसका आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आ जाते हैं, दूसरा V बराबर -10 वोल्ट पे पूछ रहा है। ये -10 वोल्ट पे आए तो ये तो देखिए लगभग कांस्टेंट सी करंट है, रिवर्स बायस में ऐसा होता ही है। अब यहां रेजिस्टेंस निकालना है तो आप सीधे V बराबर -10 वोल्ट और I बराबर -1 माइक्रो एम्पियर। देखिए -10 वोल्ट यहां से मिला और इस करंट की वैल्यू यहां से मिली विच इज 1 माइक्रो एम्पियर। निगेटिव वैल्यू है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ठीक। तो V -10 और I हो गई -1 माइक्रो एम्पियर। अब माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लिया, R लगा दिया V अपॉन I, -10 वोल्ट अपॉन दिस 1 इंटू 10 की और -6 डिवाइड किया,
10 की पावर 7 ओम इसका आंसर आ गया। इस तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉप क्वालिटी फिजिक्स कंटेंट एकदम इजीएस्ट आसान भाषा में आपके लिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कई लिंक्स हैं जो आपके रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं। उनका इस्तेमाल कीजिए और शानदार रिजल्ट लेके आइए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।